हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं यूरिन के बारे में। ठीक है, यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये सारा चीज़ हम लोग ने पढ़ लिया है। अब यूरिन का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है, क्या कंपोजिशन है, इसको देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि यूरिन क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, किसी भी चीज़ को हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक हम लोग बोलते हैं तो कंपेयर करके बोलते हैं किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, है ना। मतलब मान लीजिए कि ये मार्कर का मैं बताऊं कि ये छोटा है या बड़ा है, ये मैं कैसे बता पाऊंगा? ये मैं किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके बता पाऊंगा कि उसके कंपैरिजन में ये छोटा है या बड़ा है। उसी तरह से यूरिन क्या है, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि उसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ब्लड के कंपैरिजन में यहाँ पर सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट हो सकता है, यूरिया, बहुत सारी चीज़ हो सकता है, सेल्स हो सकता है। वॉल्यूम की अगर बात किया जाए तो एक एवरेज मतलब ह्यूमन बीइंग जो है वो एक दिन में पर डे 1 to 1.5 लीटर यूरिन पास कर सकता है। ठीक है, नेचुरली। अब इस 1 to 1.5 लीटर में क्या क्या होता है देखो, इसमें 95% क्या होता है, वाटर होता है। सबसे ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। 2% सॉल्ट होता है, 2.7% यूरिया होता है। हम लोग क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या सिक्रेट करता है, कौन सा नाइट्रोजनस वेस्ट सिक्रेट करता है बताओ? यूरिया सिक्रेट करता है। ठीक है, तो हमारे अंदर 2.7% जो है वो यूरिन में यूरिया प्रेजेंट होता है। अगर इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये अप्रॉक्स 25 to 30 ग्राम पर डे यूरिया हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। 0.1% क्या है, कुछ अदर सब्सटेंस है, जैसे ड्रग्स है, कोई दवा, कोई मेडिसिन हम लोग खाएं, डाइज है, पिगमेंट है, बहुत सारा पिगमेंट रिलीज होता है। यूरिक एसिड भी थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है, हिप्यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है। क्रिएटिनिन क्या होता है मैंने आपको बताया भी है दूसरे लेक्चर्स में। चलिए, अगर पीएच का हम लोग बात करें, यूरिन के पीएच का, तो पीएच क्या होता है? पीएच एक ऐसा क्वांटिटी है जो कि एसिडिक या बेसिक नेचर को बताता है। तो अगर यूरिन के पीएच की बात करें तो ये रेंज करता है 4.6 to 8 के बीच में। एवरेजली अगर हम लोग बात करें तो यूरिन का पीएच होता है 6, जो कि एक स्लाइटली एसिडिक पीएच है। 7 से जितना कम होगा उतना ज़्यादा पीएच एसिडिक होता जाएगा। तो 7 से एक ही कम है तो स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा सा एसिडिक पीएच होता है। कलर का अगर मैं बात करूँ तो यूरिन का कलर जो है वो पेल येलो कलर का होता है। अब जनरली यही होता है, किसी किसी कंडीशन में ये चेंज भी हो सकता है, जैसे कोई मेडिसिन के खाने की वजह से भी कलर चेंज हो सकता है, या फिर किसी डिजीज़ की वजह से भी कलर चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये पेल येलो कलर का होता है। पिगमेंट्स का बात करें कि किस पिगमेंट की वजह से ये कलर आ रहा है, क्योंकि कलर है तो कोई ना कोई तो पिगमेंट होगा। तो यहाँ पिगमेंट होता है यूरोक्रोम और यूरोबिलिन। यूरोक्रोम कहाँ पर फॉर्म होता है? लीवर में फॉर्म होता है बाइल के ब्रेक डाउन होने की वजह से। लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल पिगमेंट, वो बाइल के ब्रेक डाउन होने की वजह से यूरोक्रोम का प्रोडक्शन होता है। यूरोबिलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है? हेमोग्लोबिन के ब्रेक डाउन होने की वजह से। ये भी लीवर में ही होता है, यूरोक्रोम और यूरोबिलिन का फॉर्मेशन। यही दोनों पिगमेंट जो है कलर को, मतलब यूरिन को कलर प्रोवाइड कराते हैं। स्मेल का बात करें तो यूरिन का जो स्मेल होता है वो यूरिन नोड की वजह से होता है। ये भी एक पिगमेंट है जो कि बाइल के ब्रेकडाउन होने की वजह से ही फॉर्मेशन होता है। अब कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें जानना पड़ेगा जो यूरिन से रिलेटेड है। जैसे सबसे पहला टर्म है यूरिन एनालिसिस। यूरिन का एनालिसिस करना, जैसे ब्लड टेस्ट होता है वैसे यूरिन का भी टेस्ट होता है अलग अलग डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए। तो यूरिन का एनालिसिस दो पर्पज से होता है। एक तो मेटाबॉलिज्म में कोई माल फंक्शनिंग हो गया, अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं हो पा रहा है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है आपको बताया था ना, मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में हर एक रिएक्शंस परफॉर्म होता है। उन रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। अगर वो रिएक्शन में कोई और चीज़ या अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में आएगा, उसको हम लोग यूरिन एनालिसिस से डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ में अगर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी को भी डिटेक्ट किया जाता है यूरिन एनालिसिस से। ग्लाइकोसूरिया क्या है? अगर यूरिन में ग्लूकोज कंटेंट आने लगा तो वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ये किस पर्सन में देखा जाएगा? ऐसे पर्सन में जिनको डायबिटीज मेलाइटस है। डायबिटीज का दो टाइप होता है, डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट में ग्लाइकोसूरिया का कंडीशन देखा जाता है, उनके ग्लूकोज कंटेंट रिलीज होता है यूरिन में। नेक्स्ट है कीटोन यूरिया। कीटोन बॉडीज क्या होता है पहले ये समझो। जनरली जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है वो अमाइनो एसिड से यूरिया बनेगा, फिर वो यूरिया रिलीज होगा।
अगर मान लो ऐसा कंडीशन है कि स्टारवेशन का समय है, या फिर खाने नहीं मिल रहा अच्छे से, या फिर भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक, तो इन दैट केस खाना नहीं खा रहे हैं तो बॉडी में एनर्जी आएगा कहाँ से? तो इन दैट केस हमारा बॉडी क्या करता है, फ्री फैट मॉलिक्यूल को तोड़ता है लीवर में, और तोड़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन करता है फैट मॉलिक्यूल से, और उसी प्रोसेस के दौरान कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। तो कीटोन बॉडीज वैसे फॉर्म होता है। तो अगर वो कीटोन बॉडीज यूरिन के साथ रिलीज हो रहा है तो डायबिटीज मेलाइटस को ये भी बता रहा है, या फिर ये हंगर स्ट्राइक या स्टारवेशन कंडीशन को भी डिनोट कर रहा है। पाईयूरिया मतलब क्या होता है, अगर यूरिन के साथ पस सेल रिलीज होने लगे। पस सेल क्या होता है, डेड सेल्स होता है। तो अगर यूरिन के साथ पस सेल्स रिलीज होने लगे, इस कंडीशन को हम लोग पाईयूरिया बोलते हैं। अच्छा, ये कोई अच्छा बात नहीं है, ये कभी कभी काफ़ी क्रॉनिक भी हो सकता है, लीथल भी हो सकता है। ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को डिनोट करता है कि यूरिन के ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन क्रिएट हो गया है तो वो पाईयूरिया कंडीशन को डिनोट कर सकता है। अगर इसको सही टाइम पे सही नहीं किया जाए तो ये लीथल भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ और टर्म्स है यूरिन से रिलेटेड जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो यूरिन से रिलेटेड कुछ और टर्म्स हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया एक ऐसा कंडीशन है जब यूरिन के साथ प्रोटीन रिलीज हो रहा है। अच्छा, ये प्रोटीन का आना यूरिन में ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये मेजर डैमेज कॉज कर सकता है किडनी में, उसको इंडिकेट ये कर रहा है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो जाने के कारण, या फिर पूरे मेल्पिजियन बॉडी के डैमेज हो जाने के कारण। मेल्पिजियन बॉडी क्या होता है नहीं पता है तो नेफ्रॉन वाला वीडियो देख लेना, मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी टॉपिक नहीं पढ़े हो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मेल्पिजियन बॉडी के डैमेज हो जाने के कारण प्रोटीन आ सकता है यूरिन में। अच्छा, ये किडनी डैमेज को डिनोट कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट है ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट क्या होता है, या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट भी हम लोग बोलते हैं। वो जो प्रेग्नेंट वुमेन प्रेगनेंसी किट लाती हैं टेस्ट करने के लिए, उसमें वो अपना यूरिन 2-3 ड्रॉप उसमें डालती हैं। एक्चुअली होता क्या है कि एक हार्मोन है जिसका नाम है ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोपिन। ठीक है, HCG, ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोपिन। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ह्यूमन कोरियोगोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन है, ये एक फीमेल के अंदर तभी सीक्रेट होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो यूरिन में अगर HCG आ रहा है, इसका मतलब कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन है वो। तो ग्रेविडेक्स टेस्ट भी हम लोग इसको बोलते हैं। रीनल कैल्कुलाई क्या होता है, रीनल कैल्कुलाई को ही हम लोग किडनी स्टोन भी बोलते हैं। बहुत सारे तरह के किडनी स्टोन हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो स्टोन बना हुआ किस चीज़ का है। अगर वो स्टोन ऑक्सलेट का बना हुआ है, फॉस्फेट का बना हुआ है, या यूरिक एसिड का बना हुआ है, तो यूरिन में अगर ऑक्सलेट का अमाउंट आ रहा है, या यूरिन में अगर फॉस्फेट का अमाउंट आ रहा है, या यूरिन में अगर लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है, इसका मतलब वो रीनल कैल्कुलाई या किडनी स्टोन को इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, अब ये 3 टर्म है देखो, एन यूरिया, ओलिगो यूरिया और पॉलीयूरिया। एन यूरिया मतलब क्या होता है, कंप्लीटली यूरिनेशन एब्सेंट होना, यानी यूरिन पास होना ही नहीं, उस कंडीशन को हम लोग एन यूरिया बोलते हैं। अगर यूरिन का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया है, यानी कि जितना यूरिन पास हो रहा था, जितना वॉल्यूम यूरिन का पास हो रहा था उतना नहीं हो रहा है, कम हो रहा है यूरिन, तो वो होगा ओलिगो यूरिया। और पॉलीयूरिया का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन यूरिन, यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाना, बार बार यूरिनेशन होना। तो पॉलीयूरिया जो है डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस पेशेंट में देखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है सिस्टाइसिस। सिस्टाइसिस का मतलब क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाना। देखिए किसी भी वर्ड में लास्ट में आइटिस आ रहा है, जैसे यहाँ देखिए सिस्टाइटिस, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को शो करता है। तो सिस्टाइसिस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर के इन्फेक्शन को शो कर रहा है। डाइसूरिया क्या होता है, पेनफुल यूरिनेशन या फिर अनकंफर्टेबल यूरिनेशन को हम लोग डाइसूरिया बोलते हैं। ये बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है किसी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या फिर रीनल कैल्कुलाई के केस में भी, यानी किडनी स्टोन के केस में भी पेनफुल यूरिनेशन हो सकता है। तो वो डाइसूरिया कंडीशन हो गया। नेक्स्ट हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ भी लास्ट में आइटिस आ रहा है, तो यहाँ पर ग्लोमेरुलस का इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है मैंने बताया है नेफ्रॉन वाले वीडियो में। ग्लोमेरुलस में अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो वो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कंडीशन कहलाता है।
अच्छा, ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी रीनल फेलियर को डिनोट कर रहा है। रीनल फेलियर मतलब किडनी फेलियर को इंडिकेट कर रहा है ये, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स थे यूरिन से रिलेटेड। अच्छा, इसमें आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बताया, बिल्कुल भी नहीं। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इसमें और जानने की है, लेकिन हमें नहीं जानना है और इतना से कम भी नहीं जानना है। मिनिमम आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे कंडीशंस हैं यूरिन से रिलेटेड। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ यूरिन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग मिक्सचुरेशन के बारे में देख लेते हैं कि उसका क्या क्या होता है प्रोसीजर। अब हम लोग जान लेते हैं मिक्सचुरेशन के बारे में। मिक्सचुरेशन क्या होता है? यूरिनेशन, यूरिन पास करना, उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन एक वॉलेंट्री प्रोसेस है, यानी कि वो हमारे इंटेंशन के थ्रू होता है, यानी कि हम लोग उसको अपने ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर ये मिक्सचुरेशन इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है। एक्चुअली स्फिंक्टर आपको मैंने बताया था, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो इंटरनल स्फिंक्टर तो ऐसे भी इनवॉलेंट्री होता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलेंट्री होता है। सेम चीज़ एक्सटर्नल स्फिंक्टर बच्चों के अंदर इनवॉलेंट्री होता है, इसलिए वो उनके कंट्रोल में भी नहीं होता है। तो बच्चों में क्या होता है कि ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है मिक्सचुरेशन। तो ये वॉलेंट्री प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के अंदर, यानी कि मैच्योर ह्यूमन बीइंग के अंदर, अडल्ट ह्यूमन बीइंग के अंदर। प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोलते हैं। अब कैसे कैसे प्रोसेस होता है ये समझो। यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फॉर्म होकर के वहाँ पर कलेक्ट होते रहता है, यानी यूरिन ब्लैडर फिल होते रहता है। फिल होते होते एक ऐसा समय आता है जब 220 ml यूरिन जब भर जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, तो यूरिनरी ब्लैडर के स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। स्ट्रेच रिसेप्टर मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सक्रीशन इन ह्यूमन वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था स्ट्रेच रिसेप्टर के बारे में। स्ट्रेच रिसेप्टर क्या करेगा, नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेगा मिक्सचुरेशन के लिए। तो स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, नर्वस सिस्टम को सिग्नल भेजेगा, फिर मिक्सचुरेशन होगा। मिक्सचुरेशन के दौरान क्या होता है, दो तरह के यहाँ पर हैं मसल्स, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। यूरिनरी ब्लैडर में आपको याद होगा कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते थे, रिलैक्स करते थे, याद है? डिट्रूसर्स मसल्स, जो कि एक स्मूथ मसल्स था। नहीं आते तो वो वीडियो जा करके देखो। तो यूरिनरी ब्लैडर में डिट्रूसर्स मसल होता है जो कि स्मूथ मसल होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। तो मिक्सचुरेशन के दौरान, यानी जब यूरिनेशन हो रहा है उस कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो डिट्रूसर्स मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यूरेथ्रा के अंदर आपको याद होगा स्फिंक्टर्स था, दो स्फिंक्टर था, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो यूरेथ्रा के अंदर स्फिंक्टर्स क्या होगा, रिलैक्स होगा, तभी तो यूरिनेशन हो पाएगा ना। अब देखो ये क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का दो टाइप्स है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अच्छा, ये दोनों का जो फंक्शन है वो एंटागोनिस्टिक है, यानी एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन करता है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, फीलिंग के दौरान, यानी कि जब यूरिनरी ब्लैडर फील होता रहेगा उस समय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। वो क्या कराएगा, यूरिनरी ब्लैडर को रिलैक्स रखेगा और यूरेथ्रा को कॉन्ट्रैक्ट रखेगा। यूरिनरी ब्लैडर रिलैक्स रहेगा तो फीलिंग होता रहेगा, यूरेथ्रा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो मिक्सचुरेशन नहीं होगा। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तब एक्टिवेट होता है जब मिक्सचुरेशन करना होता है, यूरिनेशन करना होता है। उस दौरान क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा और यूरेथ्रा क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। आप देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो दोनों का फंक्शन जो है वो एंटागोनिस्टिक होता है। मान लो एक हार्ट बीट को बढ़ाएगा तो एक घटाएगा, इस तरह से फंक्शन होता है, एक दूसरे के अपोजिट। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था मिक्सचुरेशन के बारे में। लगभग हमारा चैप्टर कंप्लीट ही है, थोड़ा सा और बचा हुआ डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है और हेमोडायलिसिस के बारे में पढ़ना है। तो एक लेक्चर और लगेगा, फिर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है आप इसको मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आपको नीड होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अच्छा, इस चैप्टर में क्या था कि स्टार्टिंग में मैं टॉपिक वाइज वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर से मैं क्या करूँगा कि सीरीज़ वाइज, मतलब लेक्चर 1 से स्टार्टिंग से टॉपिक बाय टॉपिक सीरीज़ में मैं वीडियो लेक्चर बनाते रहूँगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा लेक्चर ऊपर नीचे हो गया, लेकिन सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए। तो आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है या आप बता सकते हैं। चलिए आज के लिए थैंक यू।